अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है अपना बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम टॉपिक हमने करना है 6.4। और ये टॉपिक पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब आगे बढ़ेंगे, आप आगे क्लासों में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये टॉपिक। तो आपने जो है इसे अच्छी तरीके से समझना है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग टॉपिक हो, काफ़ी ही मज़ेदार टॉपिक है। अक्सर आपने मूवीज़ देखी हैं, मूवीज़ में स्पेस के बारे में जिक्र होता है, सैटेलाइट के बारे में जिक्र होता है, मून। तो वहाँ पर तो सिर्फ आप चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आप आज उन चीज़ों को समझेंगे भी कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है और नेचुरल सैटेलाइट। आपने तो सिर्फ सैटेलाइट सुना होगा, लेकिन अब ये आर्टिफिशियल और नेचुरल किस तरह की होती हैं। क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये जो है वो स्क्वायर शेप की होती हैं, या जो नेचुरल सैटेलाइट है ये स्क्वायर शेप की होती है। तो होता क्या है इन दोनों में फ़र्क, मुख्तलिफ चीज़ों में इनमें फ़र्क होता है, तो वो तमाम मैं डिस्कस करूँगा। तो पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादा लंबा ये लेक्चर नहीं रहेगा, आधा घंटा या थोड़ा सा ऊपर का लेक्चर होगा ये। उसमें कोशिश करूँगा ये पूरा समझा दूँ। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ग्रुप का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्रुप में ऐड होने की हमने फ़ीस रखी है जो पूरे साल में एक ही बार पे करनी है। और उसी फीस में आपको जो है वो नोट्स, लेक्चर और तमाम चीज़ें जो है पीडीएफ फाइल और 5 ईयर तमाम चीज़ें आपको उसी में मिल जाएंगी, ठीक है। और नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, और फिजिक्स के नोट्स भी आपको उसी फीस में मिल जाएंगे। और ग्रुप में आपको टेस्ट सेशन जो होगा वो भी तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स हमने बना लिए हैं फिजिक्स, इस्लामियत, इंग्लिश और उर्दू के। तो एक नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपको नोट्स के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो चले अब आज आ जाए आर्टिफिशियल सेटेलाइट को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट। सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि सैटेलाइट वो चीज़ होती है जो अर्थ के ऑर्बिट पर, यानी अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो एक ऑर्बिट पे घूम रही होती है। अब किस तरह से, इस तरह से देखें, ये एक हमारे पास हमारा अर्थ है, जिसे मैं ई लिख देता हूँ या ई डिनोट कर देता हूँ। ये अर्थ का एक ऑर्बिट है, ठीक है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल यानी फर्जी ऑर्बिट बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने ही डिस्टेंस पे होता है, अर्थ के ऑर्बिट का डिस्टेंस मुख्तलिफ होता है अर्थ के रेडियस से लेकर। अच्छा, तो यहाँ से लेकर, ये सेंटर से लेकर, यहाँ से ई रिमूव करते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास अर्थ का रेडियस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं ये अर्थ का रेडियस हो गया। और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो है वो ये ऑर्बिट का हाइट हो गई, यानी अर्थ के सरफेस से ऑर्बिट कितना ऊपर है। तो इस ऑर्बिट पर जो भी चीज घूमेगी उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है, यहाँ पर मैं एक और जो है आपके लिए सिंपल ड्रॉ कर देता हूँ अर्थ की जो है वो फोटो, यानी अर्थ की एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखें, ये हमारे पास हो गया अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो आपको पता है, रेडियस होता है आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ऑर्बिट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे मैसिव बना देता हूँ बड़ा, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस ऑर्बिट पे जो भी चीज़ घूमेगी वो सैटेलाइट होगी। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या क्या चक्कर है ये देखते हैं। देखिए, नेचुरल सैटेलाइट वो है जो कि किसी इंसान ने नहीं बनाई, ठीक है। ये कह लीजिए कि वो सैटेलाइट जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अर्थ के ऑर्बिट पे घूमती है। जैसे कि मून हमने तो नहीं बनाया ना, किसी इंसान ने तो मून को नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला ने बनाया है इंसानों के लिए, और ये जो है वो अर्थ के ऑर्बिट पे घूमता है। तो ये मून है हमारे पास, ठीक है। मून ये अर्थ के ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इल्म दिया है कि इंसान ने अल्लाह ताला के दिए गए इल्म से क्या किया कि एक सैटेलाइट बनाई, यानी अपने पास से एक सैटेलाइट बनाई, जमीन पर बनाई उसने, और उसको स्पेस में भेजा, और वो ऑर्बिट में घूमने लगी। तो ये जो सैटेलाइट इंसान ने बनाकर ऑर्बिट में भेजी ना, इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। आपको पता है अच्छी तरीके से, नेचुरल चीज वो होती है जो कि इंसान नहीं बनाता, कुदरत से हमें मिलती है, ठीक है। और आर्टिफिशियल वो होती है जो कि कोई इंसान बनाता है, ठीक है। कोई इंसान जो बनाता है वो हमारे पास आर्टिफिशियल होती है। तो इसी तरह सेटेलाइट भी नेचुरल आर्टिफिशियल का यही हिसाब है कि वो सेटेलाइट जो कि इंसान ने नहीं बनाई और अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो आपके पास नेचुरल सेटेलाइट है। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि नेचुरल सेटेलाइट, चलो हमने मान लिया कि वो है जो कि इंसान ने नहीं बनाई लेकिन अर्थ के ऑर्बिट पे घूम रही है, अब वो है क्या? तो आप बोलेंगे वो मून है, ठीक है। मून हमारे पास एक नेचुरल सेटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सेटेलाइट आपको पता है मुख्तलिफ होती हैं हमारे पास, अक्सर आप मूवीज़ में और मुख्तलिफ चीज़ों में, डॉक्यूमेंट्रीज में उन सेटेलाइट्स को देखते रहते हैं, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट्स को। देखिए अक्सर आपने मूवीज में आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखी भी होगी, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने मूवीज में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को या डॉक्यूमेंट्रीज में, तो मैं सैटेलाइट को जो है वो ड्रॉ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो काफी ज्यादा जो है वो टाइम ले लेगी हम अगर उसे ड्रॉ कराते हैं तो हाँ, आप जो है उसका तसव्वुर अपने दिमाग में रखिएगा कि सैटेलाइट दिखती किस तरह की है। एक छोटा सा मैं सिंपल शेप बना दूं तो ये जो है ना इस तरह की शेप में होती है, और फिर इसमें से बहुत सारे एंटीनास और बहुत सारी चीज़ें निकली हुई होती हैं और अर्थ के ऑर्बिट पे घूम रही होती है। अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें हम इस सैटेलाइट के ऊपर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर करूंगा मैं। देखें, नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर यहाँ यही बात की जा रही है, द प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड अनदर प्लेनेट नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। तो एक प्लेनेट के ऑर्बिट पर दूसरा प्लेनेट घूम रहा हो, या स्टार, एक मून स्टार है हमारे पास, तो जो है वो ऑर्बिट पे घूम रहा हो, यानी अर्थ के ऑर्बिट पे घूमता है मून, तो वो एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, अब देखें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन भी दे दी है, द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट आर कॉल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट जो साइंटिस्ट यानी इंसानों ने बनाकर स्पेस में भेजी है, चाहे वो अर्थ के ऑर्बिट पे घूम रही है या किसी और ऑर्बिट पे। आपको पता है मार्स पे भी सैटेलाइट भेजी जाती है और मून पे भी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, तो वो सैटेलाइट भी उनके ऑर्बिट पे घूमती हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं जो इंसान बनाकर भेजता है। अब नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व यानी ऑर्बिट पे घूम रहा है, ये मैंने इसका देखा ऑर्बिट बनाया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ये ऑर्बिट है हमारे पास। अच्छा, और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, स्पुटनिक, ये जो है ना स्पुटनिक, ये एक सैटेलाइट का नाम है, ठीक है। ये कोई वर्ड है, नाउन है, नाउन जो है यानी नाम है किसी चीज का। तो ये एक सैटेलाइट का नाम है जो कि सोवियत यूनियन किसे कहा जाता है? सोवियत यूनियन रशिया को कहा जाता था पहले, ठीक है। अभी रशिया कहा जाता है लेकिन पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो ये जो है वो 1957 में जो है वो सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजी थी। अच्छा, इसके बाद दूसरा भी है हमारे पास एक्सप्लोरर। तो ये जो है वो सैटेलाइट्स थी जो कि इंसानों ने बनाकर ऑर्बिट में भेजी, और अब मुख्तलिफ जो है वो मुल्क भेजते रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया और भी बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक अपनी सैटेलाइट भेजते हैं। बेसिक पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेट किया जा सके और मुख्तलिफ चीज़ों को करा जा सके। तो वो भी अभी मैं सैटेलाइट का काम क्या क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ बेमायने नहीं होती, उसके मायने होते हैं। अगर ये पेन है तो इसका क्या मतलब है? इससे लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी रहनुमाई कराएंगे। तो दो सैटेलाइट के नाम याद दिए हुए, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, फेमस हैं। ये शुरुआती दौरों में भेजी गई थी, यानी जब सैटेलाइट बनना शुरू हुई थी और भेजना शुरू की गई थी, तो ये शुरुआती है। तो एक था हमारे पास स्पुटनिक, SPUT, स्पुट NIK, स्पुटनिक, और EXPLORER, एक्सप्लोरर। तो ये भी कहा जा रहा है आर अमंग्स द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इंसान ने बनाकर भेजी, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा होगा कि भेजते किस तरह से। अक्सर आप देखते हैं ना रॉकेट लॉन्च किए जा रहे होते हैं, तो वो इन सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए ही लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि इसके वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को कम करने के लिए। यानी कोई चीज़ अगर अर्थ की ग्रेविटी से दूर लेके जानी है ना, अर्थ के जो है हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपको फील्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही, तो उससे अगर आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से कोई चीज़ लेके जानी है ना स्पेस में, तो आपको काफ़ी फोर्स चाहिए होगी। तो ये फोर्स रॉकेट ही दे सकता है, तो इसलिए रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, अभी भी आप देख सकते हैं अगर रॉकेट लॉन्च किस तरह किए जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में और फिल्मों में। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अब भाई देखें, मैंने उस वक्त बात की थी कि अगर इंसान ने सैटेलाइट भेजी है तो बेमायने तो नहीं भेजी होगी, तो क्यों भेजी है यहाँ बता रहे हैं। फॉर कम्युनिकेशन, यानी ये जो आप डेटा यूज़ करते हैं मोबाइल में, ये जो आप मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, तो इसको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, यानी किस तरह से जोड़ा जाता है दूसरी जगह से, तो सैटेलाइट इस्तेमाल में आती है। यानी आपके मोबाइल से सिग्नल निकल के जाते हैं सैटेलाइट के पास और फिर सैटेलाइट से दूसरी तरफ, तो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है, यानी ठीक है, कॉल और ये मुख्तलिफ चीज़ें आप इससे करते हैं। अच्छा, फॉर मेकिंग स्टार मैप्स, स्टार का मैप बनाने के लिए, यानी ज़मीन का भी मैप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है कि ज़मीन में कहाँ पर कौन सी चीज़ें मौजूद है। अब तो आप अगर गूगल मैप खोलें और उससे देखें तो आप मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो मैप बनाने के लिए, फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ प्लानिटरी सरफेसेस,
यानी जो दूसरे प्लेनेट हैं उनका भी मैप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ताकि स्पेस में रिसर्च किया जा सके, क्योंकि स्पेस में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, तो इंसान उसके बारे में भी जानता है, ठीक है। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, वेदर के बारे में भी पता करते हैं सेटेलाइट से। कहते हैं ना ये सेटेलाइट इमेजेस है, बारिश जो है वो होने वाली है कराची या सिंध में, तो आपको तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं कि कराची का जो है वो मैप दिखा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो बादल बने हुए हैं, तो वो कोई इंसान हाथ से तो बनाता नहीं है, सेटेलाइट फोटो लेकर भेजता है, क्योंकि सेटेलाइट ऊपर होता है काफ़ी, तो बादल नीचे होते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर बादल है, तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमें जो है वो अर्थ के सरफेस पे यानी जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सेंड कर देता है। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट, यानी प्लैनेट्स की पिक्चर भी ली जाती है सेटेलाइट की मदद से, जो मुख्तलिफ जो है वो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और सोलर सिस्टम के बाहर के उसकी। अच्छा, अगर आप जो है ना जिस तरह के, अगर एक तरह के आप सेटेलाइट में हो तो आपको भी जो है वो अर्थ नज़र आएगा, तो आप भी पिक्चर लेकर अर्थ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इस तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके पर्पसेस पता चल गए आपको, मैप बनाने के लिए, कम्युनिकेशन, वेदर और प्लेनेट के लिए, प्लेनेट पे रिसर्च करने के लिए, दूसरे प्लेनेट्स, अर्थ के अलावा भी प्लेनेट्स मौजूद हैं सोलर सिस्टम में बहुत, ठीक है, तो उनके रिसर्च के ऊपर। अच्छा, आगे देखें, आगे कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट, पैसेंजर और बोथ टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो ये जो सेटेलाइट होती है इसके अंदर इंसान भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भी मौजूद होती हैं, कैमरा और तमाम बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं ताकि स्पेस में भी रिसर्च की जा सके, जिंदा रहा जा सके। इंसान है तो खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं सेटेलाइट में। इसमें जो वॉशरूम होता है ना वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जो वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट वो भी डिफरेंट होता है। तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है सेटेलाइट, और ये काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी महंगी होती है, ये कोई इंसान नहीं बना सकता, ये जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां और मुल्क बनाते हैं इसको, ये बहुत महंगी चीज़ होती है सेटेलाइट। अच्छा अच्छा, अब आपको यहाँ पर बता दिया है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा और सेटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट हैव बीन लॉन्च इनटू डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट लाइक। अच्छा, तो आपको पता है कि अर्थ के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट नहीं है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में जो है वो सेटेलाइट को भेजा जाता है। अच्छा, और मुख्तलिफ ऑर्बिट में जाते ही है तो फिर मुख्तलिफ काम भी होते हैं, यानी एक ऑर्बिट में इसका एक काम होगा तो दूसरे ऑर्बिट में दूसरा काम होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है इसका फॉर इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। लो अर्थ ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट भी है हमारे पास ऑर्बिट है, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये भी एक ऑर्बिट है क्योंकि अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बने हुए हैं। अच्छा, स्टेशनरी ऑर्बिट और इक्लिप्स ऑर्बिट, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स के आपको नाम बताए हुए जो अर्थ के इर्द गिर्द होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ कि ऑर्बिट को तो कैरेक्टराइज किया गया है हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर पर, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर उसे बांट दिया गया ऑर्बिट को कि ये वाले ऑर्बिट में ये काम होगा, ये वाले ऑर्बिट में ये काम है, और दूसरे वाले ऑर्बिट में, क्योंकि जैसे आपने देखा है ना, एटम है यानी एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास ऑर्बिट बने हुए होते हैं एटम में, तो इसी तरह अर्थ के इर्द गिर्द भी यही हिसाब किताब है। अच्छा, अब यहाँ पर एक आपसे बात की जा रही है, आपको यहाँ पर एक ऑर्बिट बताया जा रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये एक खास किस्म का ऑर्बिट है। अब ये किस तरह से बनता है मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखें, वो ऑर्बिट जिसमें अर्थ, देखें आपको पता है अर्थ जो है वो 24 आवर लेती है एक सर्कल पूरा करने, एक राउंड पूरा करने में, यानी दिन से रात होने में, दिन से रात होकर दोबारा दिन होने में, यानी 24 आवर हो जाएंगे तो अर्थ जो है अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी, ये माना जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट के तौर पर। तो अगर ऐसे ऑर्बिट में है सेटेलाइट कि वो जो है, यानी यहां पर है ना सेटेलाइट, यहां पर है हमारे पास, ये जो मैंने डॉट डार्क कर दिया, और यहां पर अर्थ के यहां पर है, तो ये दोनों साथ साथ चलते रहे कि जब 1 बज रहा था तो ये दोनों इधर थे, 2 बज गया तो ये दोनों इधर आ गए, ठीक है। एक मैं जो है वो थ्योरेटिकल टाइम बना रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल टाइम बना रहा हूँ, एक कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इधर आ गए, अब 12 घंटे बाद ये दो इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गए, दोनों एक साथ चल रहे हैं, सेटेलाइट भी एक ही जगह पे एक साथ चल रही है और अर्थ भी एक साथ चल रहा है। अब दोबारा 24 घंटे हो गए, ठीक है, अर्थ वापस यहाँ पर आ गया और सेटेलाइट भी यहाँ है, तो इस तरह के ऑर्बिट को कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी सेटेलाइट जो है वो एक ही जगह पर रहे, घूम तो सेटेलाइट भी रही होगी ऑर्बिट पे, और अर्थ भी जो है वो कर रहा होगा राउंड चक्कर, अपना जो है वो चक्कर ले रहा होगा, लेकिन दोनों एक ही जगह पर, दोनों की पोजीशन एक ही जगह पर आएगी, तो ऐसे ऑर्बिट को क्या कहते हैं हम, स्टेशनरी ऑर्बिट। ज्योमेट्री
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है कि अर्थ यानी अर्थ और सैटेलाइट एक ही जगह पर मेंटेन रहे, घूमते दोनों ही रहे लेकिन एक ही जगह पर दोनों की पोजीशन मेंटेन रहे, यानी एक साथ साथ घूमे, होता है ना, एक इंसान दूसरे के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, साथ साथ चल रहा है, तो ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे। और अगर पाकिस्तान के ऊपर सैटेलाइट है ना तो पाकिस्तान के ऊपर ही रहे, ऐसा नहीं है कि अर्थ थोड़ा तेज चल रहा हो, सैटेलाइट जो है वो हल्की चल रही हो तो पाकिस्तान आगे निकल जाए, वो सैटेलाइट पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान और फिर जो है वो तुर्की और यूएसए की तरफ चली जाए। इसको नहीं, पाकिस्तान के ऊपर है तो पाकिस्तान के ऊपर ही रहे पूरे 24 घंटे और इसी तरह से घूमती रहे, तो इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे और इसको मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये हमने सैटेलाइट को समझ लिया, ऑर्बिट्स के चक्कर को समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अपनी मर्जी से सैटेलाइट नहीं घूमती कहीं भी जाकर, ऑर्बिट पे ही घूमती है, बात याद रखिएगा। अच्छा, अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, काफी अच्छा उस पर आपका फीडबैक रहा, आपको डिटेल में समझ में आया। अब उसको जो है ना रिलेट करते हैं सैटेलाइट से, कि सैटेलाइट पे इस लॉ का क्या असर होता है, क्योंकि देखें कोई भी साइंटिस्ट जब लॉ देता है तो किसी चीज को देख के देता है ना, तो इसी तरह से अब ये सैटेलाइट पर भी न्यूटन ने जो लॉ दिया था इसका असर होता है, तो इस असर को पढ़ते हैं और जो है वो डेरिवेशन और मुख्तलिफ चीजें करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको वो लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो एफ जी यानी, या जी भी लिख देते हैं सिर्फ, एफ जी यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है। अब एक ही चीज को तीन नाम दिए हुए लेकिन वो तीनों बच्चा समझ रहे हैं ये तीनों अलग अलग चीज है, तो ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, न्यूटन ने जो लॉ दिया था ना हमें m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसे जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं, लिख लीजिएगा अगर चाहें तो, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, पहला क्या कहा मैंने, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये भी इसी को कहते हैं, और यूनिवर्सल हटा दें सिर्फ ये कर दें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी इसे कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे भी इसे ही कहते हैं, तीनों इसी चीज को कहते हैं और तीनों में यही बात है, ठीक है, तीनों एक ही चीज के नाम है। तो ये हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल लॉ भी कह लीजिए, चलो चौथा नाम भी आ गया। आपको आगे ना ग्रेविटेशनल पुल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा तो फिर आप वो बोलेंगे कि सर वो क्या चीज है, हमें पता होती है बात लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये इस चीज का दूसरा नाम है, हम समझते हैं शायद ये कुछ और चीज आ गई है। मतलब एक इंसान है जिसकी दो आइडेंटिटी है, एक इसका नाम है, ठीक है, वन, मैं नाम तो वैसे हमारा ऐसा होता है कि अली, हसन, फैज या इस तरह से नाम होता है ना, मैं नाम इसको वन दे रहा हूँ, एक नाम है इसका वन, इसको कहते हैं लोग ह्यूमन वन, जो है वो ह्यूमन नंबर वन कह के बुलाते हैं, और इसका साथ ही साथ ना कुछ लोगों में नाम मशहूर है ह्यूमन नंबर टू। तो आप जब जो लोगों को इस इंसान का नाम ना ह्यूमन नंबर टू है ना पता है, आप इनसे पूछोगे ना दूसरे इंसानों से तो वो बोलेंगे ह्यूमन नंबर टू को तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो इसका नाम ह्यूमन नंबर वन जानते थे ना, या इसका नाम चले अली कर लेते हैं, इसका नाम अली है, ठीक है, चलें अली है। ये क्लास 9 के बच्चे जो हैं इसको सर अली, इसको जो है वो अली कह के बुलाते हैं, और क्लास 8 के बच्चे जो है ना इसे बासित कह के बुलाते हैं। अच्छा, आप क्लास 8 वाले बच्चे जो है ना 9 वाले बच्चे से जाके पूछेंगे बासित कहाँ है, तो वो 9 वाले बच्चे बोलेंगे हमें पता ही नहीं बासित कहाँ है, क्यों, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है बासित कौन है। अब क्लास 9 वाले बच्चे जो है वो क्लास 8 वाले बच्चे से जाके पूछेंगे अली कहाँ है, तो वो बोलेगा हमें पता ही नहीं अली कहाँ है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है इसका नाम अली भी है। अब सर है, ठीक है, यहाँ सर लिख देते हैं। अब सर को पता है कि इस बच्चे का नाम जो है वो बासित भी है और अली भी है, यानी दोस्तों में इसने अपना नाम बासित भी मशहूर किया हुआ है और अली भी। तो अब जब सर से आगे पूछेंगे ना कि सर इस बासित कहाँ है, यानी क्लास 8 के बच्चे आके पूछेंगे बासित कहाँ है, तो वो बता देंगे कि भाई बासित कहाँ है, और इसी तरह से 9 वाले बच्चे आगे पूछेंगे सर से कि अली कहाँ है, तो वो भी बता देंगे, क्यों, क्योंकि सर को पता है कि बासित और अली दोनों एक ही बच्चे के नाम हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों को नहीं पता था। अब सर क्या करेंगे, इन दोनों बच्चों को, यहाँ पर जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं ना क्लास 9 क्लास 8 के, इनको भी बता देंगे कि भाई बासित और अली एक ही इंसान है, तो जब आपसे कोई बासित के बारे में पूछे ना तो यानी अली के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपसे कोई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दे ना तो इसका मतलब ये ही है कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की ही बात हो रही है, ये ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात हो रही है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये तो बिल्कुल अलग चीज आ गई, ठीक है। एक डिटेल एग्जांपल में मैंने आपको समझा दी ये बात।
आगे जब भी दो नाम आएंगे ना तो यही एग्जाम्पल मैं आपके लिए रिपीट करूंगा। तो इसीलिए तमाम लेक्चर देखा करें मेरे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं ना मैं हर लेक्चर में देता रहता हूँ। तो फिर जब मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करता हूँ ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आप नई बात कर रहे हैं, इसे थोड़ा बता दें। तो ये वो पुरानी बात होती है जो कि मैंने पुराने लेक्चर में बताई होती है। हाँ, कुछ बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, वो अलग है, फिर बताना भी सही है उनको, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, फिर उन्हें बताना बिल्कुल शुरू से पड़ता है फिर, ठीक है। तो चले आए अब इसके ऊपर बात करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो न्यूटन का लॉ कहाँ पे लगता है ये देखते हैं। देखें, ये फॉर्मूला तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था, लेकिन अब इस फॉर्मूले को जो है ना हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसे अर्थ के मुताबिक सेट कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये M1 M2 हमें जो है वो अलग अलग करने पड़ेंगे कि M1 क्या है M2 क्या है। देखिए M1 जो है वो हमारे पास क्या है, सैटेलाइट का मास, ठीक है। M1 क्या है, सैटेलाइट का मास, जिसे सिर्फ M से शो करूंगा मैं। और ME क्या है हमारे पास, अर्थ का मास, ठीक है, जो कि आपको पता है। या सिर्फ M से शो कर दीजिए, ठीक है, सिर्फ M से शो हुआ है ना, बुक में तो सिर्फ M लिख देते हैं, ठीक है। अब ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं बुक में कि ME नहीं लिखा, अर्थ के मास को सिर्फ M लिखा, तो कोई मसला नहीं है, हमें पता है ना कि M का मतलब भी अर्थ का ही मास है, ठीक है। तो ये टीचर बता देता है इंशाल्लाह, आपको ये बता देगा। तो M देख लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सैटेलाइट। नीचे अगर आप आ जाएं, ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे आ जाएं, और M लिखा हुआ है मास ऑफ अर्थ यानी कैपिटल M, और R जो है वो यहाँ पर R को हमें जो है ऐसे लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला पहले मैंने आपके लिए लिखा था, अब इसको मैं सेट करा रहा हूँ ये जो है सैटेलाइट के लिए। तो ये R का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन आपको तो मैंने पढ़ाया था पीछे RE लिखना है, तो वो पीछे के लिए था, सैटेलाइट में सिर्फ R लिखेंगे, ठीक है। और H क्या है, हाइट। अभी ये हाइट वाली चीज इंक्लूड हुई नहीं है, अभी मैं करूंगा, वो डेरिवेशन में कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द कर्व पाथ अलोंग विच अ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो वही ऑर्बिट की बात बताई जा रही है आपको, कि जो वो कर्व पाथ होता है ना जो मैंने अर्थ के इर्द गिर्द बनाया था, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। आप फिगर 6.7 में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3D में जो है वो ये फोटो बना के दी गई है। अच्छा, तो देखें यहाँ पर बात क्या की जा रही है, सबसे पहले वो बात बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। Rocket are used to put satellite into orbit in space. The Newton law of gravitation has an important role in the motion of satellite in its orbit because the gravitational pull of Earth on the satellite provides the centripetal force needed to keep a satellite in orbit around some planet. देखें, अब आ जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात पर। जब भी सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजते हैं ना, तो यहाँ मैंने पीछे बनाया तो छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, ये चले आप देख ही लीजिए। 6.7 देख लीजिए, बुक में भी पेज चल रहा होगा, यहाँ पर भी साइड में भी पेज होगा और आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास बुक हो। तो जब हम सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए से अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहीं पर सारा ये जो है पूरा का पूरी डेरिवेशन है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह फिर आगे मेरी हेल्प की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बात समझ जाएंगे। जब हम अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो रॉकेट के जरिए से सैटेलाइट को भेजते हैं, तो ऑर्बिट में जाने के बाद ना ऐसा नहीं होता कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना खत्म हो गई, अर्थ की जो ग्रेविटी की फोर्स है वो खत्म हो गई, बल्कि उस पर लगती रहती है। यानी ग्रेविटेशनल पुल, यानी अर्थ अपनी तरफ उसे खींचता रहता है कि भाई तुम वापस आ जाओ, कहाँ दूर जा रहे हो, ठीक है। सैटेलाइट को वापस अपने पास बुलाता रहता है। लेकिन सैटेलाइट क्या करता है, यही जो ग्रेविटेशनल पुल होती है ना, यानी यही जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये उसको मदद भी करता है, सेंटीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करता है कि चलो तुम दूर नहीं जाओ, मेरे ऑर्बिट पे ही घूमते रहो, ठीक है। तो यहां पर ये काम भी करता है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है, यही जो है, ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही मदद करती है उसको, सैटेलाइट को ऑर्बिट पर घूमने के लिए। अगर आपसे पूछे कि कोई पूछ ले कि भाई बेटा आप बताओ, आप 9th क्लास में हो, आप बताओ कि अर्थ के ऑर्बिट पे सैटेलाइट कैसे घूमती है। वैसे तो पहले ये 9th क्लास के बच्चों के लिए था नहीं, अब आ गया है। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि देखें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि न्यूटन ने हमें दी थी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये बराबर हो जाती है सेंटीपिटल फोर्स के। सेंटीपिटल फोर्स पीछे पढ़ चुके हैं, वो फोर्स जो कि किसी भी चीज़ को ऑर्बिट में या सर्कल में घुमाने के लिए मदद करती है। ऑर्बिट सर्कल की तरह होता है ना, अगर आप 6.7 देखें तो भी आपको पता चल रहा होगा सर्कल की तरह बना हुआ ऑर्बिट। तो ये जब बराबर हो जाती है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, तो एक चीज या सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट पे घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। आप समझ गए बात कि अगर Fc सेंटीपिटल फोर्स और Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये जो दोनों फोर्स अगर बराबर हो गई,
तो हमारी जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट पे घूमना शुरू हो जाएगी। यानी ये हमारे अर्थ और ये हमारा अर्थ, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये हमारी ज़मीन हो गई और ये हमारा एक ऑर्बिट हो गया, जो कि मैं गोल बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा गोल बना नहीं है, अब गोल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इस ऑर्बिट में भेज देते हैं सैटेलाइट को तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ना, जब सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में होती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है या नहीं लगती, तो आपने ये नहीं बोलना नहीं लगती, वो अर्थ के जो है वो स्पेस में चला गया तो ग्रेविटी खत्म, नहीं, उसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू लग रही होती है। लेकिन होता क्या है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये फोर्स बराबर हो जाती है सेंटीपिटल फोर्स के। तो क्या होता है, वो जो हमारे पास सैटेलाइट होती है फिर वो उस ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देती है, बाहर नहीं जा पाती, अर्थ के ऑर्बिट से दूर नहीं जा पाती। अब आप खुद बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो इतनी महंगी करोड़ों अरबों, करोड़ों तो बहुत कम बात हो गई, अरबों खरबों की सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज दे और स्पेस में जाकर वो चले ही जाए, अर्थ से दूर चली जाए, तो फायदा क्या होगा। तो उसको ऑर्बिट में भेजा जाता है, वो हमारे से तो दूर चली गई लेकिन वो अभी भी हमारे पास ही है, हमारे ऑर्बिट में है, हम उससे काम ले रहे हैं, ठीक है। और फिर उससे हम अरबों खरबों की बना के भेजते हैं ना, तो उससे फिर बिलियन ट्रिलियंस में काम देती है वो फिर हमें सैटेलाइट। इंसानों को भी भेजा जाता रहता है सैटेलाइट्स में, ठीक है। ये क्या है, FC। अच्छा चलें, FC मतलब सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से हम क्लियर कर चुके हैं। mv², देखें ये फॉर्मूले भी मुझे याद है तो आप भी याद कीजिएगा, mv²/r। अच्छा, तो ये फॉर्मूला भी हमने सेट कराना पड़ेगा, किसके लिए, हमें सेट कराना पड़ेगा इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू द हमें जो है ये सेट कराना पड़ेगा इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू ये जो हमें डेरिवेशन करनी है इसके मुताबिक, ठीक है। तो चलें, डेरिवेशन में हमारे को जो फॉर्मूले यूज होंगे वो देखते हैं। तो डेरिवेशन में जो हमारे पास फॉर्मूले यूज होने हैं उसमें हमने जो है ना, ये जो कैपिटल आर है ना, इसे स्मॉल आर ही लिखा है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ को स्मॉल आर से ही शो किया है। तो FC आपके पास क्या है, सेंटीपिटल फोर्स, तो FC की जगह सेंटीपिटल फोर्स आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, FG ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हैं। अच्छा देखें, आपको मैं मैथ में बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि ये m जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, तो ऊपर वाले m से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर देंगे कोई मसला नहीं है, यहाँ आप चाहें तो 2-3 स्टेप ज्यादा कर लें कि इस m को नीचे ले आए फिर कैंसिल कर दें, ठीक है। अच्छा, ये r यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ ऊपर आके हो जाएगा, यहाँ नीचे तो डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो इस r के साथ ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये r इस r से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा कि ये m जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके इसके साथ, इस m के साथ डिवाइड, तो ये कट गया, ये r यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये इस r से कट जाएगा, ये 2 था ना, सिर्फ एक r बच जाएगा, ठीक है, ऐसे हुआ। अच्छा, v² = gm, और साथ ही साथ यहाँ 2 r थे ना, एक r कट गया तो एक बच गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम इसके साथ करते क्या है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये चीज रिमूव कर दीजिएगा, ये नहीं लिखिएगा, ठीक है। इस चीज को छोड़ के बाकी जो जितनी भी चीजें मैंने आपको ऊपर लिखवाई हैं ये तमाम लिख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज ये नोट कीजिएगा कि ये जो r है ना, ये r सिर्फ अर्थ का रेडियस नहीं है, इसके अंदर वो हाइट भी शामिल है जिस हाइट पर सैटेलाइट है। देखें यहाँ पर मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये डायग्राम है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपको बगैर डायग्राम ड्रॉ करे समझ नहीं आएगी बात, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक और हाइट है, देखें यहाँ तक जो है ना हमारे पास h है और ये r है, तो ये जो है ना अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है, लेकिन सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे नहीं है, स्पेस में है, एक खास डिस्टेंस पे है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से खास डिस्टेंस पर है। अगर आप देखें तो आपको नजर नहीं आएगी सैटेलाइट, इतना ऊंची, इतनी ऊपर है सैटेलाइट हमारे। तो इन दो, अगर हमने इतना डिस्टेंस लिया ना और इस h को नहीं लिया तो हमारे पास वेलोसिटी सही नहीं आ पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो स्मॉल r लिखेंगे, ये स्मॉल r जो है ये बराबर होगा रेडियस ऑफ अर्थ के, और साथ ही साथ वो हाइट जिस हाइट पर एक सैटेलाइट मौजूद है, उस हाइट के जिस हाइट पर एक सैटेलाइट मौजूद है। तो ये जो r है ना, इस r को हमने रिप्लेस कर देना होगा v² = gm r, कैपिटल R, चलिए थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, कैपिटल R प्लस h, ठीक है। तो ये क्या है, ये R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि मैंने पहले यहाँ करवाया था फिर रिमूव कराया था कि आपको समझा सकूं, और ये h क्या है, वो डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से लेकर वो डिस्टेंस जिस पर सैटेलाइट मौजूद है, ये मैंने यहाँ पर आपको डिनोट कर दिया। तो ये पूरा जो मिलकर है ना, ये पूरा मिलकर आपके पास बनता है सिर्फ छोटा r, ठीक है।
तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि इसकी हमारे को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो है वो डेरिवेशन आ गई, लेकिन हमें वी स्क्वायर पता नहीं करना, हमें सिर्फ वी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर। देखिए मैथ जो पढ़ी थी यहाँ इस्तेमाल हो रही है ना। अक्सर बच्चे पूछते थे सर, वैसे तो मुझसे अभी तक पूछा नहीं किसी ने, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये दिमाग में सवाल जरूर होगा कि सर ये जो है वो लेते क्यों हैं स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पर देख लें कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए लेते हैं ताकि हमें सिर्फ हमारी वैल्यू मिले, उसके साथ और कोई नंबर ना मिले। ठीक है, हमें सिर्फ वी चाहिए, वी के साथ स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसे खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, उस वेलोसिटी का जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगी। अर्थ के ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रही होगी ना, वो वेलोसिटी ये होगी। इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आप कहेंगे। ठीक है, चलें, तो ये आपके पास आ गई। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर हम आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो अब जो है ना, मैंने टाइम पीरियड के ऊपर भी बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां तक आप उतार लीजिएगा, ये तमाम चीजें भी उतारिएगा। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है, आप फिगर जो है वो 6.8 देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाई थी ना, ये वही चीज यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन समझाने वाला होगा तो ही बात समझ में आएगी, और ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये जो बॉल बनाई है ना, ये बॉल टाइप जो ब्लू कलर की चीज बनाई हुई है, सैटेलाइट है। तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी आ गई जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट पे घूम रही होगी। अच्छा, ये कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन ये एच जो है ना, ये तब्दील होता रहेगा। आप अलग अलग ऑर्बिट में जाएंगे ना, तो ये एच की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है वी। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वैल्यू है। हाँ, एक खास ऑर्बिट के लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन तमाम ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट नहीं है। आप एक पहले ऑर्बिट में है तो ये वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरे ऑर्बिट में है तो वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे आप पता लगा लेंगे कि किस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट, देखिए आप कितना, आपको बात समझ में आ गई, और आप कितने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि आप जमीन पर बैठे हुए ये पता लगा सकते हैं कि आपको कोई बोले कि आपके पास जो है ना एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से इतना दूर है, तो आप वो तमाम चीज, आप जो है ना वो जितना दूर होगी ना वो सैटेलाइट, यानी जितने हाइट पर होगी, वो हाइट उठाएंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे। मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बता चुका हूँ, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, उसके बाद यूनिट जो है आपके पास वो होता है उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मैं आपको मास ऑफ अर्थ 6.6 एक्सपोनेंट 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, और जो हाइट पर है वो आपके पास वेलोसिटी आ गई सैटेलाइट की। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए स्टूडेंट, टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट कैन बी कैलकुलेट एज, देखें टाइम पीरियड कोई आम चीज नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर ये टाइम पीरियड है क्या, मतलब ये वो टाइम है जो कि हमें चाहिए किसी काम को करने के लिए, या ये वो टाइम है जो कि लगता है हमें कोई काम करने के लिए, इस तरह की चीजें पूछते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आप यहाँ पर थे, पूरा चक्कर कर कर वापस यहीं पर आ गए, सर्कल में है तो जहां से चलेंगे वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, इसकी डेस्टिनेशन फिक्स होती है ना, हम यहाँ पर ही घूमते रहते हैं सर्कल में। तो यहाँ पर थे, आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर, और वापस यहीं पर आ गए। तो आप जब पूरा चक्कर कर कर वापस जब यहीं पर आएंगे ना, तो इस चीज को कहा जाएगा टाइम पीरियड, कि आपने एक रेवोल्यूशन कितनी देर में करी पूरी, इसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी वो टाइम जो कि हमें चाहिए होता है एक बार पूरा सर्कल को घूमने के लिए, उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब यहाँ पर सर्कल ऑर्बिट है ना, तो इसे ऑर्बिट के लीजिए, तो वो टाइम जो कि हमें चाहिए होता है ऑर्बिट में पूरा एक बार चक्कर लगाने के लिए, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। यहाँ से चले, यहाँ से यूं चले चले चले, यहाँ पर आए, पूरा ऑर्बिट घूमा, वापस जहां से चले थे वहीं पर आ गए, तो ये क्या हो गया, वो टाइम जो कि चाहिए ऑर्बिट को एक बार पूरा घूमने के लिए, ऑर्बिट को नहीं, ऑर्बिट में एक बार पूरा घूमने के लिए, तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड। फॉर्मूला इज 2 पाई तो आपको पता है ना, रेड सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, और वी। ठीक है, अब ये वी क्या है, जो भी आपने निकाली ना वेलोसिटी, वही है। ठीक है, तो चले आए इसको करते हैं, इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो ये पहले इधर एक और बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 पाई वी
और 2 पाई आर और ये v, ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा देखें, तो वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो आप रिवाइज करें। चले मैं भी रिवाइज कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी एम अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम होल रेडिकल, होल स्क्वायर रूट। मैं अक्सर इसे रेडिकल कहता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेडिकल क्या है। ये होता है रेडिकल, ठीक है। स्क्वायर रूट को रेडिकल भी कह सकते हैं। अब मेरी आदत है मैं ये कह देता हूँ कभी कभार जल्दी में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, तो अब क्या करना है हमें, इस फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते, अच्छी नहीं लग रही है फॉर्मूला, अब याद कैसे करेंगे, इतना अलग सा फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए। तो इसको थोड़ा आसान करते हैं। आपको ये चीज पता है ना हमने किसकी जगह पुट की थी, हमने पुट की थी यहाँ पर आर, यहाँ पर हमने जो है वो मैंने आपको वैल्यू ये पुट करके दिखा दी थी ना, आर प्लस आर एच, ठीक है, आर प्लस एच। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, इस चीज की जगह ना दोबारा ये आर लिख देंगे, हमें चाहिए दोबारा आर, क्यों, क्योंकि अच्छा सा हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना एक चीज उसके बराबर है, तो हम कभी ये चीज ले सकते हैं कभी वो चीज ले सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर भी आ रहा है जी एम और ये आर इधर वापस आ गया। अब कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से मुराद ऊपर ले जाते हैं। आपको ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैथ आपने अगर मुझसे पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में ना जी अपॉन एम और आर, तो जब भी आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो चीजें होती है ना वो तब्दील हो जाती हैं, यानी आर ऊपर चला जाता है और जी और एम नीचे आ जाता है और स्क्वायर रूट तो वही रहता है हमारे पास। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे यानी ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, अब यहां से 1 बच गया, यहां से आप चीज को ऊपर ले गए। आप दोबारा ऐसी करेंगे ना, दोबारा ये चीज करेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास न्यूमिनेटर है दोबारा डिनोमिनेटर बना देंगे, तो वहां पर आप क्या करेंगे, दोबारा घुमा देंगे चीजों को। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो आपके पास जो ये अंदर की चीजें होती है ना ये भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, घूम जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात, ये किया मैंने। अच्छा आपको मैं एक चीज और भी बता चुका हूं बार बार, यहाँ वन नीचे नहीं लिखने जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज और भी बता चुका हूं कि किसी भी चीज को बाहर निकालना है तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज स्क्वायर में है, देखें ऐसे, अगर हमें आर को बाहर निकालना है तो हमारे पास आर के पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आर बाहर आ जाएगा और ये 1 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप कोई चीज अंदर लाना चाहते हैं स्क्वायर रूट के तो उसको आप ला सकते हैं, बस उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। यही चीज है जो बताया। अगर आप किसी चीज को स्क्वायर रूट के अंदर लाना चाहते हैं तो उसको अंदर ला दें, अंदर ला के लिख दें और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, वापस कैंसिल कर देंगे तो वापस बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। आंसर तो नहीं है हमने क्योंकि कुछ निकाला तो नहीं है इसमें, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, आप मैच कर सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप टाइम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सैटेलाइट जो है वो कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, यानी कितनी देर में जो है वो जहां से चली थी वहां पर वापस आ जाएगी, ठीक है। अपना एक राउंड ट्रिप कितनी देर में कंप्लीट कर लेगी, राउंड ट्रिप भी कहा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए दोहराया। तो 6.7 ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। अच्छा अब तो ये काफी चीजें पढ़ ली, तो अब पढ़ते हैं हम अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। मुझसे किसी ने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पूछा था व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं उसे उस वक्त नहीं बता सका। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो है मुझे ये तमाम चीज़ें बतानी पड़ती, क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है। वो डायरेक्ट पूछ रहे थे मुझसे तो मैं बता नहीं पा रहा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी, मैंने बताया तो था लेकिन वो समझ नहीं पाए कि क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी, उन्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब भी पता चलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह उनको ये बात समझ में अब आ जाएगी, और अगर फिर भी कुछ मसला हो तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाए हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट पे घूमती है तो अर्थ के करीब ही घूमती है, यानी इर्द गिर्द करीब होती है। तो अराउंड द अर्थ जब ये घूमती है तो इसके पास क्या क्या वेलोसिटीज होती हैं, क्या क्या फिनोमिना रखती है, और भी फर्दर मजीद डिस्कशन करते हैं। तो टी आपको पता चल गया और आपके पास जो है वो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ी सी और मजीद डिस्कशन करते हैं।
तो स्टूडेंट इसमें जो है वो एक न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल से भी बात समझ में आ जाए अगर कुछ मुश्किल हो रहा हो समझने में, ठीक है। तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ जिसे देखते हैं, द सैटेलाइट आर पुट इनटू देयर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बाय रॉकेट। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है जो कि पहले बताई गई कि अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए से भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जाके जो है वो छोड़कर आता है, बल्कि अर्थ के ऑर्बिट में भेजने के लिए सैटेलाइट को रॉकेट चाहिए होता है। वो आप देखते हैं ना, रॉकेट फायर किया जा रहा होता है, बहुत सारे लोग जमा होकर देखते हैं, तो वो सैटेलाइट भेजी जा रही होती है अर्थ के ऑर्बिट में, या फिर सैटेलाइट भेजी जा रही होती है किसी और प्लेनेट पर अर्थ के अलावा, मून पर, मून स्टार है हमारे पास, मून पर या फिर मार्स पर, इस पर। तो एक चीज यहाँ पर बड़ी ध्यान रखने वाली होती है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब क्या मतलब बात क्या हुई ये बताता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बात है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, आपको अर्थ के ऑर्बिट में वेलोसिटी आपने भेजनी है सैटेलाइट, लेकिन इतना आसान काम नहीं है ये। अगर इतना आसान होता तो हर कोई भेज सकता था, ठीक है। होता क्या है कि जब आप अर्थ के सरफेस से रॉकेट फायर करके भेजते हैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में, तो आपने एक वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर उस वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि इट्स स्पीड इज सेलेक्टेड केयरफुली एंड करेक्टली। If speed is not chosen correctly, then the satellite may fall back to Earth or its path may take it further into orbit। तो देखें, जब आप यहाँ से भेजेंगे ना रॉकेट फायर करके, ये मैं रॉकेट की ये जो है मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आप इससे रॉकेट समझ लीजिएगा छोटा सा। जब आप रॉकेट से फायर करके सैटेलाइट को ऊपर भेजेंगे ना, तो आपने ये ध्यान रखना होगा कि वो सही वेलोसिटी से जाए। यानी आपको अगर ऑर्बिट में किसी चीज को भेजना है तो वेलोसिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये जो हमारे पास सैटेलाइट है ये बाहर चली जाएगी, ये जिस ऑर्बिट में आप भेजना चाह रहे हैं ना उस ऑर्बिट से दूर चली जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हुई तो ऑर्बिट में जाने के बजाय वापस जमीन पे आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये ऑर्बिट में नहीं जाएगी ये घूमना मई नहीं शुरू होगी अर्थ के इर्द गिर्द। इसको जो है हमें ऑर्बिट में भेजने के लिए, ऑर्बिट एक खास रीजन है, ठीक है, खास रीजन है, तो उस रीजन में किसी चीज को भेजना है ना तो खास वेलोसिटी से जमीन से भेजना पड़ेगा। ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो चलो भाई हमारी सैटेलाइट गई ऑर्बिट से दूर, फिर वापस नहीं ला सकते उसको इतनी आसानी से, ठीक है, फिर वो दूर ही जाएगी ऑर्बिट में से। और अगर हल्के भेज दी तो वापस ही आ जाएगी, उसका फिर दिल ही नहीं करेगा दोबारा ऑर्बिट में जाने का, फिर रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा, फिर गलती हो गई फिर वापस आ जाएगी। जब तक सही वेलोसिटी नहीं दी तो ऑर्बिट में नहीं जाएगी। याद रखिएगा, बहुत ही केयरफुल काम है, बहुत ही महंगा, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों वाला एक्सपेंसिव, खरबों अरबों वाला एक्सपेंसिव काम है। जरा सी गलती, इंसानी गलती या मशीनी गलती, सिस्टमेटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर या कोई भी एरर हो, इस जो मिशन होते हैं इसको खत्म कर देती है, इसको जो है वो फेल कर देती है इन मिशन को, और बहुत ही अरबों खरबों का नुकसान इंसानों को उठाना पड़ जाता है, ठीक है, मुल्कों को उठाना पड़ जाता है ये नुकसान। कोई इंसान नहीं उठाता, मुल्क उठाते हैं, क्योंकि एक मुल्क भेजता है सैटेलाइट को ऑर्बिट में अपने लोगों की आसानी के लिए, अपने लोगों को बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम देने के लिए, अपने लोगों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए, अपने लोगों को अच्छी चीज़ें फराहम करने के लिए। अगर ये ना कर पाएंगे वो तो फिर अपने लोगों के नुकसान कर बैठेंगे, बल्कि फ़ायदे के बजाय नुकसान। वो होता है ना, जो है वो 10 रुपये लेने गए थे 20 रुपये देकर आ गए, तो यहाँ पर भी वही सीन होगा कि अगर नहीं जा पाई सैटेलाइट तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। देखें, एक कैनन है आपके पास, कैनन यानी बंदूक, वो होता है ना तोप, बंदूक नहीं तोप। तो एक कैनन है, कैनन से आपने जो है वो रॉकेट फायर किया। तो यहाँ पर देखें कहा जा रहा है कि यहाँ से देखें कंपैरिजन देखें किस तरह का किया गया है। During the motion of a satellite in the orbit, the gravitation pull of Earth on it is always directed toward the center of Earth। तो जो ये जो ग्रेविटेशन पुल होता है ना, ये अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, बात याद रखिएगा। देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूटन यूज द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द ग्रेविटी मेक द ऑर्बिटिंग पॉसिबल। तो न्यूटन ने ना कुछ आपको एग्जाम्पल दी है जिससे आप ना ग्रेविटी को समझ सकते हैं और किसी चीज को ऑर्बिट के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप ग्रेविटी के अंदर रहते हुए किसी चीज को ऑर्बिट के इर्द गिर्द घुमाएंगे। कहते हैं कि एक कैनन लीजिए, यानी इमेजिन करें आपके पास एक कैनन है, कैनन यानी तोप, ठीक है, आप देख भी सकते हैं फिगर 6.8 में उसमें कैनन ली गई है। देखें यहाँ कैन नॉन नहीं पढ़ेंगे, मैं तो कैमरे का नाम नहीं है, ये कैनन है, ठीक है, कैनन पढ़ा जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, द कैनन। तो बात ये देखें, द कैनन बॉल इज लॉन्च एट अ स्लो स्पीड, यानी अभी मैंने आपको स्पीड का मतलब समझाया था। अब आपने हल्की स्पीड में भेज दी, सैटेलाइट हल्की स्पीड में भेजी ऑर्बिट में, यानी वो ऑर्बिट तक जा ही नहीं पाई। वो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे गई, मतलब ऑर्बिट के अंदर गई, थोड़ा सा आगे गई, फिर गिर गई, स्पीड नहीं थी उसके पास। दूसरा, फिर आपने दोबारा कोशिश की, अभी आपने पहली बार में खरबों रुपए का नुकसान करा दिया, अब दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, मेरा और आपका सबका नुकसान हुआ। हमने दोबारा काम ने कहा अब सही करेंगे, होता है ना यार, एक बार गलती हो गई चलो दोबारा, लेकिन इसमें बार बार गलती की गुंजाइश नहीं होती। दोबारा करी कोशिश, तो अब क्या किया, स्पीड थोड़ी बढ़ाई लेकिन इतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी, फिर दोबारा के जमीन पे गिरे। द कैनन बॉल इज लॉन्च एट अ मीडियम स्पीड, तो क्या हुआ, द कैनन बॉल विल बैक टू अर्थ, वो दोबारा अर्थ पर आई और जाया हो गई। द कैनन बॉल पहले में भी यही हुआ, दूसरे में, लेकिन अब हमें समझ में आ गया यार, अब नुकसान, वो कहते हैं ना ठोकर खा करके इंसान चलना सीखता है, तो इसी तरह से नुकसान कर करके फायदा करना भी आ जाता है अपना ही। तो यहाँ भी ऐसा हुआ, द कैनन बॉल इज लॉन्च एट अ हाई स्पीड, अब हाई स्पीड पे भेजा, इन्होंने कहा अब तेज भेजेंगे, अब तेज भेजा ना, अब काम कर गया। द कैनन बॉल विल नॉट फॉल बैक टू अर्थ, इंस्टीड इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ऑर्बिट्स का मतलब होता है घूमना, ऑर्बिट जो है ना, ऑर्बिट्स ये वर्ब भी है, ठीक है। तो वो जब इसको सही स्पीड पे छोड़ा गया ना, तो ये बिल्कुल वहां घूमना शुरू हो गई ऑर्बिट के ऊपर। तो अब हमारा फायदा आना शुरू हो गया, हमें इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गई। तो छोटी छोटी सी चीज यहाँ पर और भी दी भी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये इस पे समझते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में कहा जा रहा है कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो कि किसी भी सैटेलाइट को चाहिए उसके ऑर्बिट में रखने के लिए, उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया ना मैंने आपको। तो अगर वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगी तो सैटेलाइट वापस आके गिर जाएगी। तो पहले जो वेलोसिटी निकाली थी ना, जो फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला था जिससे आप वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो आपको चाहिए होगी आपको सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए। अब इसको जो है ना आप वेट के जरिए से भी पता कर सकते हैं। पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स से पता किया, यानी जो न्यूटन का लॉ था ग्रेविटेशन, उससे पता किया। अब इसी जो है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम, जो वेलोसिटी है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में होती है, उसको हम वेट की मदद से पता कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी चीज अगर ऑर्बिट में घुमानी है, यानी एक सर्कल में घुमानी है, ठीक है, तो चाहिए होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स वेट के बराबर होगी, वेट ऑफ द सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जब ऑर्बिट में जा रही है और उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटी लग रही है, तो उसका वेट भी होगा कुछ, ठीक है, W इज इक्वल टू mg। ये GM भी लिखना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन mg लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे mg लिखते हैं, इसे मैं mg कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, mg। तो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ये जहां पर जो सेंटीपिटल फोर्स से बराबर होगी वेट ऑफ सैटेलाइट, ये VS मतलब WS मतलब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, ये वेट ऑफ सैटेलाइट लिखा है, और FC यानी सेंटीपिटल फोर्स। वैसे फोर्स सेंटीपिटल होना चाहिए क्योंकि F पहले है, लेकिन इसे सेंटीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं। अब आपको वेट तो पता है, W इज इक्वल टू mgh, ठीक है। ये वो G है जो एक खास हाइट पर है। यहाँ पर G के साथ H लगाने का मकसद क्या है, ये वो ग्रेविटी नहीं है जो कि जमीन के सरफेस पर होती है, सरफेस पर, ये वो G है जो कि खास डिस्टेंस पर है। तो इसको निकालने का तरीका भी अलग होगा, जैसे कि मैं पीछे आपको जो है सिखाया था मैंने आपको वो न्यूमेरिकल्स में, ये निकालने का तरीका, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस में इजाफा आ गया। तो आपको FC का तो फॉर्मूला पता है, क्या है, mv²/r, ठीक है, यही है ना हमारे पास फॉर्मूला। और मैंने यहाँ पर आपके लिए WS का फॉर्मूला लिख दिया, वेट ऑफ सैटेलाइट mgh। h को ना इसके बिल्कुल साथ नहीं बनाएंगे, छोटा करके बनाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों को कंपेयर कर दिया ना हमने, तो ये FC का फॉर्मूला और WS का फॉर्मूला दोनों ऊपर पुट कर देते हैं, mv²/r इक्वल टू mgh, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ भी वही चक्कर है कि ये m से m कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे के डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, ये r उधर ले जाते हैं, v² इज इक्वल टू gh, ये n नहीं है h है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसे भी कर देते हैं, और ये r। अच्छा, ये कौन सा r है, ये वो r है जो पीछे मैंने आपको समझाया नहीं था कि अर्थ का रेडियस और उसके अंदर इंक्लूड कर दो हाइट, जहां पर सैटेलाइट है तो क्या बनता है हमारे पास, ये r बन जाता है, ठीक है। ये जो है वो सम होता है, ये वाला r, अर्थ के रेडियस और हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ये तो अर्थ के सिर्फ सरफेस तक का डिस्टेंस होता है, ये वाला r,
सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस। ये जो होता है ये सरफेस से लेकर उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस जहां पर सैटेलाइट मौजूद है, यानी सैटेलाइट यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस ये होता है ये वाला आर, और यहाँ से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस ये होता है आपके पास कैपिटल आर। ठीक है, इसे मैं 2 बार समझा चुका हूँ आपको, पुट कर देते हैं। लेकिन फिर वही मसला आ रहा है, हमें तो वी स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, कोई मसला नहीं है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, कैंसिल, वी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गई आपके पास, फिर इस एन कर दिया छोटा सा, एच कर देते हैं। ठीक है, ये एच है, एन नहीं है। ये आ गई आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब क्रिटिकल वेलोसिटी समझने वाली चीज है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? ये भी वो वेलोसिटी है जो कि चाहिए होती है किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट पे घुमाने के लिए। लेकिन इसमें क्या चक्कर होता है कि इसमें जो हमारे पास ये एच होता है ना, ये एच बहुत ही छोटा होता है अर्थ, बहुत ही छोटा होता है आर से। यानी जो हमारे पास आर की वैल्यू होती है ना, ये कैपिटल आर, ये बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि हम जो है ना इस एच को जो है ना वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इस एच को क्या करते हैं? नेग्लिजिबल, यानी ये जो आर है ना इसको जीरो मान लेते हैं। ये आर इज इक्वल टू, ये एच को जीरो मान लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर। ये वाला आर इस आर के बराबर आ जाना, यानी जो भी चीज है जो घूम रही है वो अर्थ के सरफेस के करीब करीब घूम रही है, बहुत दूर नहीं घूम रही। या तो काफी डिस्टेंस पे था ना, देखिए मैं एक और बना देता हूँ, ये इतना करीब करीब, इतना करीब करीब, इतना करीब करीब, यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, इतना करीब करीब, इतना करीब करीब घूम रही है। देखिए यहाँ तो डिस्टेंस बहुत है लेकिन यहाँ छोटा है, बहुत कम है। तो ये आर इस आर के बराबर कब आएगा? जब जो भी चीज घूम रही है ना अर्थ के इर्द गिर्द, यानी ऑर्बिट पे जहां भी घूम रही है, जो ऑर्बिट हम ले रहे हैं वो ऑर्बिट बहुत ही करीब है अर्थ के रेडियस के। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी ना, उसे हम जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम जो है वो कहेंगे क्या? उसको हम जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? कि ये वो वेलोसिटी है जो कि चाहिए होती है किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में घुमाने के लिए, लेकिन इसमें जो हमारे पास रेडियस होता है वो बराबर होता है हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के। ठीक है, एक और बार रिपीट करता हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि हमें चाहिए होती है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट पे घुमाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारे पास रेडियस होता है वो बराबर होता है रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी बहुत ही करीब करीब घूम रही होती है अर्थ के रेडियस के। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन ये जो जी है ना हमारे पास, ये जो जी एच है, अब अर्थ के रेडियस के करीब करीब घूम रही है, यानी अर्थ के सरफेस के करीब करीब घूम रही है। तो आपको तो पता है अर्थ के सरफेस पर तो जो जी एच होता है वो तो जी ही होगा ना। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर तो जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है, तो जी एच जो जी ही हो जाएगा। अच्छा, वी जो है ना, यहाँ पर वी जो है ना वो वी सी से लिखा जाएगा, वी सी डिनोट करेगा क्रिटिकल वेलोसिटी को। और ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है हमारे पास, इसको कैपिटल आर लिखा जाएगा, बल्कि मैंने स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। तो ये आर के बराबर हो जाएगा हमारे पास, आर प्लस एच के बराबर। ठीक है, यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था, यहाँ मैंने ये चीज़ समझा दी आपको। ठीक है, तो वहाँ मैंने स्मॉल आर इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन हम कैपिटल आर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बुक में भी कैपिटल आर इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का ये तो हमारे पास फॉर्मूला आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया मेरे पास? वी सी इज इक्वल टू जी एच की जगह सिर्फ जी आएगा और आर प्लस एच की जगह सिर्फ आर आएगा। तो जो ये वो वेलोसिटी है जो कि हमें चाहिए होती है अर्थ के सरफेस के करीब करीब किसी चीज को रिवॉल्व करने के लिए, एक ऑर्बिट पे घुमाने के लिए, और इसमें जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो बात समझ में आ गई होगी कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी वो वेलोसिटी चाहिए जो कि हमारे को चाहिए, जिसकी रिक्वायर्ड है, और वो सैटेलाइट इस वेलोसिटी से घूमेगी अर्थ के करीब करीब ऑर्बिट में, यानी बहुत दूर नहीं जाएगा, मतलब स्पेस में नहीं जाएगा कि कोई चीज़ करीब करीब ही होगी। ऐसी भी सैटेलाइट होती हैं। अच्छा, जब ये तो हम जी ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो फिर ये हमारे पास ये हो जाएगी ना, और आर ले रहे हैं तो फिर इसकी तो वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, क्योंकि ये तो ज़ीरो माना है ना हमने। ठीक है, ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर, थोड़ा सा इधर मैं मूव करा देता हूँ, 86 मीटर। ठीक है,
ये 6 लिखा है मैंने, शायद 0 लग रहा हूँ, 6, ठीक है, ये हम थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि पहले हम ना आर्टिफिशियल वेलोसिटी निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। आर्टिफिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती, यानी एक खास ऑर्बिट में होगा तो कांस्टेंट होगी, लेकिन हर ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन ये आर्टिफिशियल क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ना, ये कांस्टेंट होती है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीजें कांस्टेंट है। ये जो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट है 10, और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है 6.38। तो जब भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो कांस्टेंट क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले फॉर्मूला जो कि ये रहा हमारे पास, चलिए इसे दोबारा लिख देता हूं, GR, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है आपके पास, 10, ठीक है, चाहे तो 9.8 भी ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10⁻⁶, ठीक है। जब आप इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 8000 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ क्या करते हैं हम, 1000 के लिए एक प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। 1000 एक प्रीफिक्स होता है, उसका सिंबल क्या होता है, K, ठीक है। तो K लिख लिया मैंने, इस तरह लिख लें चाहे तो, या चाहे तो इस तरह लिख लें जिस तरह बुक में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है ये वैल्यू। बच्चे बोल रहे होते हैं 8 मीटर पर सेकेंड क्रिटिकल वेलोसिटी, जबकि क्रिटिकल वेलोसिटी होती है 8000 मीटर पर सेकेंड। कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। तो 8K मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो थोड़ी सी ये चीज़ है जिसे डिफाइन रखा करें, प्रीफिक्स देख लिया करें। अच्छा, तो अब आगे आपसे जो है ना एक सवाल करा हुआ है कि आप जो है हमें बता दीजिए कि आपके पास किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से जो है कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है। तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने छुड़वाया हो। टाइम की मैं परवाह नहीं करता हूँ, चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने आधे घंटे का लेक्चर कहा था, लेकिन लेक्चर जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा जा रहा है, तमाम चीज़ें समझाने की वजह से ऐसा हुआ। तो बस ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2-3 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसको ख़त्म करते हैं, चैप्टर भी यहाँ हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्सरसाइजेस मैंने आपको करवानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, वर्क एग्जाम्पल 4 है बल्कि ये, ठीक है। इससे पहले 3 करवा चुका हूँ मैं आपको। तो वर्क एग्जाम्पल 4, सबसे पहले गिवन डेटा, ठीक है। सबसे पहले जो है स्टार्ट लेते हैं अपना। चलें, गिवन डेटा में हमें कहा जाता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट आपने पता करनी है, विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। देखें, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। ये से मेक श्योर करें कि हाइट को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो एल्टीट्यूड कितना दिया है आपको, एल्टीट्यूड इन्होंने दिया है, यानी हाइट आपको दी है इन्होंने 1000 के मीटर, यानी किलोमीटर। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्क, ये जो हमारे पास हाइट होता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट कभी भी हम मीटर नहीं, किलोमीटर नहीं लेते हैं, बल्कि मीटर लेते हैं। अगर ऐसा यूनिट हम इसका लेंगे तो हमें लेना पड़ेगा मीटर, ठीक है। किलोमीटर हम नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले किलोमीटर से मीटर में लेकर आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम जो है वो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर से मीटर में चला जाएगा। तो ये मैंने 1000 लिखा और इसे 1000 से ही मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब ये किलोमीटर से मीटर में आ गया। एक चीज़ आप और भी कर सकते थे, डायरेक्ट प्रीफिक्स पुट कर देते, लेकिन डायरेक्ट प्रीफिक्स पुट करने से अच्छा है कि हम ये किलोमीटर में ही ले जाएं इसे, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई 10⁶, ठीक है। बुक में जिस तरह से करवाया हुआ है वो शायद आपको समझ ना आए क्योंकि हार्ड है, लेकिन यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो गिवन डेटा यही है हमारा पास। तो ये ME क्या है, मास ऑफ अर्थ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस फॉर्मूले में हमें ME लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ M ही लिखेंगे तो भी मास ऑफ अर्थ ही होगा। तो वो तो आपको पता है, 6.0 लिखें या 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हुआ करें इस चीज़ों में। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ RE लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RE लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में RE से डिनोट किया है। 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻6। अच्छा, ये मास है तो kg होगा इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट kg है। और ये हमारे पास जो है वो लेंथ है, तो इसका यूनिट होगा मीटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
वो तो आपको पता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जहां भी जाएं किसी भी प्लेनेट पे जाएं आपको वैल्यू सेम ही मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज़ होती है ना पूरे मुल्क में जहां पर भी जाएं एक ही जैसी मिलेगी, तो ये भी वही है चीज़ है, इसको ऐसे लिख देने की चीज़। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, इस ओ को जो है ना टी के साथ ले जाते हैं, तो टू फाइंड आपने करना था। यहाँ पर आपको इन्होंने कहा था कि आपने पता करना है स्पीड ऑफ अ सेटेलाइट यानी वी, ये अननोन है। सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला होता है हमारे पास जी एम अपॉन आर प्लस एच। तमाम चीजें आपको नोन है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करा दूंगा इंशाल्लाह। तो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। ठीक है, रेडियस ऑफ आर 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻, मैं 10 रेस बोल रहा हूँ, आप 10 की पावर भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 10⁻6 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 10⁻, भी 6 है, हाइट भी देखें 6 है। चलें पहले डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज मौजूद है उसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर न्यूमरेटर की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल के दे सकता हूँ इसका, लेकिन डायरेक्ट आंसर में फ़ायदा नहीं है, आपको शायद बात समझने आती अच्छी तरीके से। चलें कैलकुलेटर से निकलेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है ना वो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना मुश्किल होगा। 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24। आप बराबर में वैल्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ मेरी उंगली जा रहा है फोकस कर लेगा ये। ठीक है, कर लिया। ठीक है, तो द आंसर इज 4.0 लिख लेते हैं। 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻14। चले इतने हिस्से की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर जो है वो ऐड हो रहे हैं, न्यूमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिनोमिनेटर ऐड हो रहे हैं, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा सॉल्व करते वक्त। मेक श्योर करिएगा कि वो मल्टीप्लाई ना हो जाए कहीं। द आंसर इज, अच्छा ये आ गया हमारे पास कॉमन नंबर फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आ गया, ये ENG दबा दें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाएगा। 7.38 है, इस चीज़ को मेक श्योर करें कि सिर्फ 7.38 ही लिखें। पावर 6 है। अब क्या करते हैं, अब हम जो है ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, पहले आपको समझा दूंगा तमाम चीज़ें। ठीक है, मेरे पास ऐसा भी टेक्निक है कि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा नहीं, आपको टेक्निक समझा दूंगा तमाम चीज़ें। 7.0 एक्सपोनेंट 14। ठीक है, 7.38 एक्सपोनेंट 6, सॉरी एक्सपोनेंट दबाना था, 8 दबा दिया। 7.38 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, ये देखें 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻14, 7.38 10⁻6। द आंसर इज, ये भी इन्होंने इसमें दे दिया, ENG दबा के जो है ये इस फॉर्म में ले आते हैं। 5420 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब ले लीजिए स्क्वायर रूट। अच्छा, मैं इसका डायरेक्ट भी ऐसे ले सकता हूँ स्क्वायर रूट, ये आंसर दबा दूँ ना तो डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट नहीं लूँगा। मैं आपके लिए जो है वो देखें, मैं आपको जो है वो लिख के दिखा दूंगा। तो ये आपने स्क्वायर रूट का बटन दबाना है। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना सिखा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, फिर एक बार दबाते हैं, वैल्यू को लेट पुट कर दी थी 54.20 एक्सपोनेंट 6। द आंसर इज, अच्छा अब इसको एक काम करते हैं, आपको आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया ना, तो ऐसे कर लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आया है, एक एक चीज़ अलग अलग करके करा दी, बिल्कुल एक्यूरेट आया। अच्छा, पीछे डायरेक्ट करवा दिया था आपको, अब वो डायरेक्ट आपके लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने ये आपके लिए आसान कर दिया। ऐसे यूनिट लिख लें या चाहें तो ऐसे यूनिट लिख लें, चले वो नीचे हो जाएगा। चाहें तो ऐसे यूनिट लिख लें या चाहें तो ऐसे यूनिट लिख लें, दोनों तरीका सही है। ठीक है, अच्छा बच्चे पूछते हैं कि सर ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तरीका दोनों ही है, दोनों से मुझे पता चल रहा है कि आपने वेलोसिटी लिखी है, और ज़्यादा अच्छा तो वही तरीका होगा ना जिससे मुझे पता चले वेलोसिटी लिखी है, तो दोनों से पता चल रहा है वेलोसिटी लिखी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है,
तो आई होप कुछ आपको ऐसा ना हो जो कि समझ नहीं आया होगा। ये वो वेलोसिटी है जिससे कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल, तमाम चीजें हो गई। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, जो ऊपर हमने चीजें पढ़ी हैं वही पूछी जा रही हैं तमाम, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है मैं अभी इधर रहने देता हूँ। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, ठीक है। नोट्स का मैं आपको बता दूं, जाते जाते नोट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके साथ नहीं है, न्यूमेरिकल के साथ नहीं है ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल का सॉल्व देखते हैं तो वो समझते हैं ये भी इसके साथ लिखा हुआ है। तो 100 और इस्लामियत बन गया, वो भी 100 है, और फिज़िक्स बन गए हैं, इसकी भी फीस 100 ही रखी है, और उर्दू भी बन गया है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैथ और केमिस्ट्री का भी मैं आपको बता दूंगा। तो इन ये चारों चाहिए होंगे ना, तो 300 दीजिएगा, ठीक है। 300 होंगे इसके। तो देखें आपको चारों नोट 300 में मिल जाएंगे, और आप फिर तैयारी भी कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ पेपर भी बचेगा और वेस्ट ऑफ मनी भी बचेगा, क्योंकि अगर आप यही नोट जाके पेपरों में खरीदेंगे ना, यानी पेपर फॉर्म में लेंगे, तो एक नोट आपको 300 टू 400 तक का मिलेगा, सिर्फ एक। फिर आपको 7 नोट्स लेने हैं, 6 लेने हैं, तो फिर वो 2000 या 2500 तक चले जाएंगे फीस उसकी, ठीक है। चले यहाँ एवरेज रखते हैं कि हम जो है ना 7 नोट खरीद रहे हैं, एक नोट जो है वो 350 रुपये का मिला, इतने करीब करीब तो मिलते ही है अगर प्रैक्टिकल सेंटर या दूसरे कोचिंग का ले रहे हैं, और वैसे तो 200 तक के भी आते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बस 7 नोट है ना, तो प्लस कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करना था, तो 2500 रुपये के करीब करीब जा रहा है, तो ये 300 में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 300 के मिल जाएंगे आपको। और ग्रुप की जो फीस है वो मैंने, ठीक है, अभी तो 500 है अभी तक, ठीक है, जिसमें लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ और तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। और जो भी टेस्ट सेशन शुरू होने वाले हैं वो भी चल रहा है, हमारे टेस्ट सेशन बल्कि शुरू हो गया है, और टेस्ट सेशन की डिटेल्स भी हम ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं, बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को पता नहीं चलता कि आप कब टेस्ट लेते हैं, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप ग्रुप में ऐड हो जाए, आपको पता चल जाया करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप गुरु यूट्यूब पे कोई तरीकेकार नहीं है जिससे बताया जा सके बच्चों को कि कब टेस्ट होगा, ठीक है। फिर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी टेस्ट की तारीख बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आखिर में कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी चैनल का पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।